ऑफेंसिव मेजेस की एकेडमी में सब एक बात पर अग्री करते हैं कि यहाँ हीलर्स के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन हमारा एमसी अलग सोचता है। विल दुनिया का सबसे बेहतरीन हीलर है, फिर भी वह इस एकेडमी में एडमिशन लेता है। सबको लगता है कि वह बुरी तरह फेल होगा। एक टीचर तो इसे साबित करने के लिए मॉक बैटल तक रख देता है। फाइट शुरू होते ही टीचर अर्थ मैजिक से विल को ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन विल हीलिंग मैजिक से अपनी स्पीड बढ़ाकर हर अटैक आसानी से डॉज कर लेता है। टीचर उसे लगभग एक अर्थ ट्रैप में पकड़ ही लेता है, लेकिन विल फिर से बच निकलता है। इसके बाद विल ऑफेंसिव पर जाता है। वह डिस्टेंस कम करता है और अपनी डैगर से वार करता है। जाहिर है अटैक काम नहीं करता। टीचर अपने आप को इम्पेनिट्रेबल अर्थ आर्मर से ढक लेता है और कॉन्फिडेंट होता है कि एक कमजोर हीलर जिसके पास ऑफेंसिव मैजिक नहीं है उसे छू भी नहीं सकता। लेकिन विल जानता है कि इससे कैसे निपटना है। इस दुनिया में ज्यादातर मेजेस अपनी पावर लिमिट करते हैं क्योंकि उनका शरीर पूरी ताकत संभाल नहीं पाता। उस लिमिट को पार करने पर शरीर टूटने लगता है, लेकिन अगर विल वो लिमिटर हटा दे तो वह अपने शरीर को नष्ट करने की कीमत पर जबरदस्त ताकत निकाल सकता है और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह हीलर है। विल सुपरचार्ज्ड मुक्के के साथ आगे बढ़ता है। जैसे ही वह हमला करता है उसके हाथ टूट जाते हैं, लेकिन वह टीचर के अर्थ आर्मर को सीधा चीर देता है। टीचर को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता और वह वहीं बेहोश हो जाता है। तो फिर एक हीलर इस एकेडमी में क्यों है? क्योंकि पिछली बार बाकी सब बेकार साबित हुए थे और उनकी वजह से विल मर गया था। अब सुनो पहले क्या हुआ था। आमतौर पर लगता है कि अगर तुम अपने काम में अच्छे हो तो सीनियर्स रिस्पेक्ट देंगे, है ना? लेकिन विल के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसे अपने सुपीरियर ने चाकू मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था। विल एक साधारण लड़का है, लेकिन उसके पास एक असाधारण हीलिंग एबिलिटी है, ऐसी पावर जो पूरी दुनिया में सिर्फ उसी के पास है। वह सबसे भयानक इंजरीज को भी बच्चों के खेल की तरह ठीक कर सकता है। हाथ कट गया, कोई बड़ी बात नहीं, वह कुछ ही सेकंड में स्टंप से नया हाथ बना देता है। उस समय वह फ्रंट लाइंस पर आखिरी बचे सोल्जर्स के साथ काम कर रहा था जो डीमन लॉर्ड्स की अगुवाई में आई डिमोनिक आर्मी से लड़ रहे थे। यही वो फोर्सेस थीं जिन्होंने ग्रैंडल्ड किंगडम को तबाह कर दिया था। सोल्जर्स पूरी ताकत से लड़ रहे थे, डिमोनिक फोर्सेस को रोकने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने पहले ही बाकी दुनिया को नष्ट कर दिया था। विल के पास कोई बैटल एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उसका काम था घायल सोल्जर्स को हील करना, यानी उन्हें मौत के किनारे से वापस लाना। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इंसान हेल से निकले डरावने मॉन्स्टर्स के सामने टिक ही नहीं सकते थे। सोल्जर्स बार बार टूटे हाथ पैर और कटे अंगों के साथ लौटते थे और विल उन्हें लगातार हील करता रहता था। आखिरकार सोल्जर्स इस एंडलेस साइकिल से थक जाते हैं। बार बार लड़ो, घायल हो, फिर वापस भेज दिए जाओ। उन्होंने अपनी सच्चाई मान ली थी कि अब सब खत्म है। वे बैटलफील्ड में मर जाना ज्यादा बेहतर समझते थे। यही वजह थी कि विल को उसके कैप्टन ने चाकू मार दिया। कैप्टन का मानना था कि विल उस दर्द और डर को नहीं समझता जो सोल्जर्स हर बार बैटलफील्ड में लौटे समय झेलते हैं। आखिर में होपलेस सोल्जर्स डिफेंसिव लाइन छोड़ देते हैं और जायंट मॉन्स्टर्स किंगडम के बचे खुचे हिस्सों को तबाह करने लगते हैं। विल बेबस होकर सबको मरते हुए देखता है, अपनी आंखों के सामने अपना घर टूटा हुआ देखता है। जब वह उस विशाल ड्रैगन को ऊपर देखता है तब उसे एहसास होता है कि सोल्जर्स किस तरह के डर में जी रहे थे। उसी पल उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका सबसे बड़ा पछतावा बन जाती है। अगर वह खुद लड़ सकता तो शायद वह सबको बचा पाता। अपने किंगडम को खुद के हाथों से बचाने की तीव्र इच्छा में वह जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाता है और ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ता है। जाहिर है एक पत्थर से ड्रैगन से लड़ने की कोशिश उसकी मौत का कारण बनती है, लेकिन फिर वह करीब 5 साल पीछे जाता है, ठीक उस समय से पहले जब उसे दुनिया का सबसे महान हीलर कहा गया था, एक ऐसा खिताब जिससे वह बाद में नफरत करने लगा। इस बार वह अपनी गलतियां दोहराना नहीं चाहता। वह तय करता है कि इस बार वह हीलिंग नहीं बल्कि ऑफेंसिव मैजिक वाली एकेडमी में एडमिशन लेगा। उसकी पहली पसंद होती है श्वार्ट्ज एकेडमी, जो सिर्फ कॉम्बैट आर्ट्स के लिए जानी जाती है। इस दुनिया में हीलिंग और ऑफेंसिव मैजिक को साथ नहीं सीखा जा सकता, मेजिस को एक ही रास्ता चुनना पड़ता है। लेकिन विल इस रूल को तोड़ने का फैसला करता है। वह अपने पिछले जीवन के नॉलेज का इस्तेमाल करके खुद को ऐसा बनाना चाहता है जो हील भी कर सके और अकेले फाइट भी कर सके। इसके लिए उसे दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस एकेडमीज में से एक श्वार्ट्ज एकेडेमिया में एडमिशन लेना होगा। माना जाता है कि ये एकेडमी यंग टैलेंट्स को टॉप क्लास ऑफेंसिव मेजेस बनाती है। इतना ही नहीं, विल के पिछले जीवन का सबसे टैलेंटेड बैटल मेज भी इसी एकेडमी से निकला था। लेकिन एक प्रॉब्लम है, विल एक हीलिंग मेज है, इसलिए श्वार्ट्ज में एडमिशन आसान नहीं होगा। आमतौर पर नोबल्स अपने बेवकूफ बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं और विल इस वक्त पूरी तरह ब्रोक है। हीलिंग स्किल्स से पैसा कमाने लगे तब भी एडमिशन डेडलाइन से पहले इतना पैसा जमा नहीं कर पाएगा। वह इसी परेशानी में डूबा होता है कि उसकी बहन कमरे में आती है। उसे जिंदा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी बहन समझती है कि शायद उसके पेट में दर्द है, इसलिए वह रो रहा है। विल जल्दी से आंसू पोंछ लेता है और बहाना बना देता है कि आंख में कुछ चला गया है, लेकिन अंदर से वह अपनी बहन को जिंदा देखकर खुशी से भर जाता है। वह कसम खाता है कि इस बार वह उसे उस तबाही से बचाएगा जिसने पिछले जीवन में उसकी जान
जान ले ली थी। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि हर उस इंसान को बचाएगा जिसे वह पहले नहीं बचा पाया। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि अब उसने अपना अगला कदम समझ लिया है। आगे बढ़ने से पहले मैजिक एकेडमी फेडरेशन के बारे में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लो। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किंगडम में मौजूद सभी मैजिक एकेडमीज को ओवरसी करती है और मैजिकल एजुकेशन के रूल्स और करिकुलम तय करती है। इस समय फेडरेशन का चेयरमैन ही श्वार्ट्ज एकेडमी का प्रिंसिपल भी है, लेकिन किसी वजह से चेयरमैन ने फेडरेशन पर ध्यान देना लगभग बंद कर दिया था। जल्दी ही वजह सामने आ गई। उसकी पोती मैरी गंभीर रूप से बीमार थी। वैसे इस केयरिंग दादा का नाम आनलम गोल्ड्रन है, जो मैजिक एकेडमी फेडरेशन का चेयरमैन और श्वार्ट्ज एकेडमी का प्रिंसिपल है। बूढ़े आदमी ने अपनी पोती से वादा किया था कि वह एक ऐसा कैपेबल हीलिंग मैजिशियन ढूंढेगा जो उसे इस दर्द से आजाद कर सके। लेकिन हमारे एमसी के पिछले जीवन में वह समय पर सही हीलर नहीं ढूंढ पाया और उसकी पोती की मौत हो गई। यही वजह है कि इस बार विल चुपचाप चेयरमैन की पोती के कमरे में घुस जाता है। अच्छी बात यह है कि उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि चेयरमैन पहले से वहीं मौजूद होता है। बूढ़ा आदमी पहले से ही हिलिक्स से आए उस स्कॉलरशिप स्टूडेंट के बारे में जानता है। आखिर विल पूरे किंगडम में अपनी हीलिंग मैजिक की एक्सेप्शनल टैलेंट के लिए जाना जाता है। इसी वजह से चेयरमैन को यह बात अजीब लगती है कि इतनी काबिलियत वाला लड़का चोरों की तरह छुपकर घूम रहा है। अंदर ही अंदर विल मानता है कि वह सही कह रहा है। अगर उसे अपने पिछले जीवन का अनुभव न होता तो शायद वह किसी के पर्सनल स्पेस में घुसने की हिम्मत ही नहीं करता। लेकिन इस समय फॉर्मेलिटीज का कोई मतलब नहीं था। उसे सीधे अंदर आना ही पड़ा, क्योंकि सिर्फ वही उसे ठीक कर सकता था। बूढ़ा आदमी जानता है कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, इसलिए वह विल की इंटेंशंस साफ देखना चाहता है। विल साफ कह देता है कि समय बहुत कीमती है और इलाज बातचीत से ज्यादा जरूरी है। आखिरकार चेयरमैन उसे परमिशन दे देता है। विल बिस्तर के पास बैठकर उसका इलाज शुरू करता है, लेकिन चेयरमैन की तेज नजर उस पर टिकी रहती है, जैसे उसकी आत्मा तक देख रही हो। साफ था कि एक भी गलत कदम पड़ा तो विल की हालत खराब हो सकती थी। विल गहरी सांस लेता है और हीलिंग मैजिक शुरू करता है। इलाज करते वक्त उसे एहसास होता है कि इस जीवन में उसका मना पूल पिछले जीवन से छोटा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि हीलिंग मैजिक की फॉर्मूलास सही तरह से एक्सिक्यूट हों और ये उसे पूरी तरह याद थी। कुछ समय बाद लड़की अपनी आंखें खोलती है। सबसे पहले उसकी नजर उस हैंडसम लड़के पर पड़ती है जिसने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। वह शर्म से लाल हो जाती है और दूसरी तरफ मुड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ दादा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पोती कोमा जैसी हालत से वापस आ गई है। लड़की खुद बताती है कि वह अब ठीक है और उसे सालों बाद इतना अच्छा महसूस हो रहा है। दादा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इतने समय से जो बोझ उसके दिल पर था वह आखिरकार हट गया था और इसका पूरा श्रेय विल को जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों लिविंग रूम में बैठते हैं। धन्यवाद देने के बाद बूढ़ा आदमी कहता है कि विल जो चाहे मांग सकता है। विल भरोसा दिलाता है कि वह कोई बेवकूफी भरी मांग नहीं करेगा। उसकी इच्छा चेयरमैन की पावर के अंदर ही है। इस समय यह सब जानते हैं कि हीलिंग मैजिक में विल का कोई मुकाबला नहीं है। वह इस स्किल के शिखर पर पहुंच चुका है और आगे बढ़ने की कोई जगह नहीं बची। इसी वजह से वह कोई नया स्किल सीखना चाहता है। वह श्वार्ट्ज एकेडमी में एनरोल होना चाहता है। बूढ़े आदमी को यह सुनकर अजीब लगता है। अपनी नेचुरल टैलेंट छोड़कर किसी बिल्कुल अलग फील्ड में जाना असामान्य था, लेकिन उसने वादा किया था और वह उसे निभाने वाला था। वह विल से हाथ मिलाता है और अपना वादा पूरा करने का भरोसा देता है। एकेडमी के किसी कोने में एक टॉक्सिक सा टीचर विल का एनरोलमेंट प्रोफाइल देख रहा होता है। उसे चेयरमैन का फैसला काफी बोल्ड लगता है, क्योंकि एक हीलिंग मेज जिसके पास 0 ऑफेंसिव स्किल्स हैं उसे कॉम्बैट स्कूल में एनरोल किया गया है। आखिरकार एंट्रेंस सेरेमनी का दिन आ जाता है और नए स्टूडेंट्स एकेडमी के असेंबली हॉल में इकट्ठा होते हैं। मंच पर चेयरमैन एकेडमी की तारीफ करता है। श्वार्ट्ज एकेडमी एक फुली रेजिडेंशियल स्कूल है जो ऑफेंसिव मैजिक में स्पेशलाइज करती है और इसका करिकुलम भी यूनिक है। इसका विशाल कैंपस कई ट्रेनिंग ग्राउंड से भरा हुआ है। एडवांस्ड रिसर्च फैसिलिटीज और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी इसे और भी खास बनाती है। इसके इन्फ्लुएंशियल ग्रेजुएट्स एकेडमी के बाहर भी एक्टिव रहते हैं, जिससे किंगडम से अलग अलग तरह का सपोर्ट मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो ऑफेंसिव मैजिक सीखने के लिए इससे बेहतर एनवायरनमेंट कहीं नहीं है। और याद रखो, हमारा एमसी सिर्फ एक हीलर है जो इस एकेडमी में एडमिशन ले रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए आगे का रास्ता उसके लिए कांटों से भरा होगा। फिर भी वह हर मुश्किल का सामना करने को तैयार है। बस उसे वही ऑफेंसिव मेज बनना है जो वह बनना चाहता है। लेकिन हकीकत अक्सर उम्मीदों से अलग होती है। एंट्रेंस सेरेमनी के बाद पहली क्लास शुरू होती है और विल को पसीना आता दिखाया जाता है। उसे फायर मैजिक से एक टारगेट पर हमला करना होता है। किसी तरह वह फायर स्पेल एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन स्पेल पैदा होते ही बुझ जाती है
और ये पहली बार नहीं हुआ है। हालत और खराब इसलिए हो जाती है क्योंकि उसका टीचर खुद एकदम घटिया इंसान है जो हमारे लड़के की कमजोरी को हथियार बनाकर उसे दबाने की कोशिश करता है। विल को क्लास में बैठने की इजाजत तभी मिलेगी जब वह डमी को हिट कर पाए। जब तक वह ऐसा नहीं करता उसे स्कूल बिल्डिंग के दूसरी तरफ ट्रेनिंग ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विल जोर देता है कि टीचर कम से कम उसे सही तरीका तो दिखाए वरना वह कभी ठीक से सीख ही नहीं पाएगा। लेकिन शुरू से ही साफ था कि इस टीचर को हमारे लड़के से नफरत है। उसके हिसाब से एक हीलर को सिखाने में टाइम बर्बाद करना बेकार है। विल उससे लाइब्रेरी जाने की इजाजत मांगता है ताकि वह थ्योरी से कुछ सीख सके, लेकिन फिर से वह घटिया टीचर उसे सिर्फ एक हीलर होने पर बेइज्जत करता है और कहता है कि उनकी लाइब्रेरी में ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं है। इसी मौके का फायदा उठाकर एक सुनहरे बालों वाला बदमाश हीलर पर पीछे से जादुई हमला करता है जिससे विल जमीन पर गिर जाता है। उसे हमले की उम्मीद भी नहीं, लेकिन बदमाश इसे उसकी कमजोरी का और सबूत मानता है। वह अकादमी की ऑफेंसिव रैंक का घमंड दिखाता है और कहता है कि विल जैसे कमजोर हीलर को यहाँ एडमिशन लेने का हक ही नहीं है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि एक टीचर भी बुली के साथ मिलकर स्टूडेंट को दबा रहा है। दोनों मिलकर विल को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वह उनके लिए कचरे से भी नीचे हो। उस रात हमारा लड़का थका हुआ बेंच पर बैठा रहता है। ऑफेंसिव मैजिक सीखने की उसकी सारी कोशिशें अब तक बेकार गई। उसे पहले से पता था कि हीलिंग और ऑफेंसिव मैजिक में फर्क होने की वजह से ये मुश्किल होगी। दोनों की एनर्जी अलग अलग होती है। मना दिमाग की ताकत होती है जो फॉर्मूला के जरिए एक्टिव होती है और कास्टर की इच्छा के हिसाब से चलती है। इसी मना को अगर विस्फोट या ताकत में बदला जाए तो ऑफेंसिव मैजिक बनता है। वहीं हीलर के पास शांत मना होती है। लेकिन श्वार्ट्ज एकेडमी ऑफेंसिव मैच बनाने में सबसे बेहतर है, तो जरूर कोई तरीका होगा जिससे वह डायनामिक मना को कंट्रोल कर सके। विल को पूरा भरोसा है कि वह अपनी मना को इस तरह कंट्रोल कर सकता है कि स्टैटिक मना को डायनामिक मना में बदल दे। यही उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। अभी वह क्लास में बैठ भी नहीं सकता क्योंकि वह घटिया टीचर उसे अंदर आने ही नहीं देता। फिर भी विल हार मानने से इनकार करता है। उसे उम्मीद है कि वह उस इंसान से फिर मिलेगा जिसने उसकी पिछली जिंदगी में उसकी मदद। सिर्फ उसी की वजह से इस अकादमी में आना शायद सही फैसला साबित हो जाए। लेकिन वह आंख बंद करके आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए दूसरे रास्तों के बारे में सोचता है। तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज उसे देर रात बाहर रहने पर टोक। जब विल उस इंसान को देखता है तो सामने वेरोनिका खड़ी हुई है, एक बेहद ताकतवर योद्धा जो कभी उसके साथ लड़ी। वह उन सबसे ऊंचे दर्जे के ऑफेंसिव मैच में से एक थी जिन्हें वह जानता था। पिछली जिंदगी में वह उसकी मौत का दुख भी झेल चुका था, लेकिन इस समय रेखा में वह जिंदा है। बात शुरू होने से पहले ही वह वही तलवार निकाल लेती है जो कुछ भी आधा कर सकती है। वह लड़की गोयो जैसी लगती है लेकिन ताकत सुकुना जैसी है। तलवार का उस पर तना होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाद में पता चलता है कि वह कैंपस में किसी संदिग्ध स्टूडेंट को ढूंढ रही है और उसे शक होता है कि कहीं विल वही तो नहीं। विल जल्दी से साफ करता है कि वह वो इंसान नहीं है, क्योंकि अगर गलती से उस पर तलवार चल गई तो उसे फिर से ट्रक से टकराकर दूसरी दुनिया जाना पड़ेगा। वह उसकी बात मान लेती है और शांत हो जाती है। विल उससे पूछता है कि क्या वह सच में वेरोनिका है। वह इस बात से नाराज हो जाती है कि वह टीचर से इतनी कैजुअली बात कर रहा है। विल को पता था कि पिछली जिंदगी में वह उससे बड़ी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं। असल में वह एक जीनियस है जिसने क्लास स्किप करके सीधे प्रोफेसर बन गई। उसके टैलेंट को देखते हुए ये हैरानी की बात नहीं। यह वही मौका है जिसका विल इंतजार कर रहा था। वह वेरोनिका की क्लास लेना चाहता है और पूछता है कि एडमिशन कैसे मिलेगा, लेकिन वह साफ मना कर देती है क्योंकि उसकी कोई क्लास अभी शुरू ही नहीं हुई। वह नई टीचर है और अभी सिर्फ असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर है। उसका काम स्टूडेंट्स की मदद करना और उनके सवालों के जवाब देना है। प्लान ये था कि वह उम्र में पास होने की वजह से छात्रों से अच्छे से जुड़ सके, लेकिन कोई भी उससे सलाह लेने की हिम्मत नहीं करता। विल समझ जाता है कि क्योंकि वह जरा सी बात पर तलवार निकाल ले। लेकिन विल के लिए ये एक सुनहरा मौका है। उसे उसकी क्लास लेने की जरूरत भी नहीं, वह उससे प्राइवेट सीख सकता है। इसलिए वह सीधे सवाल पूछता है कि एक हीलर को ऑफेंसिव मैजिक कैसे सीखनी चाहिए। उसकी बात सुनते ही वेरोनिका समझ जाती है कि यह कोई आम स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि उसने उसकी मना फ्लो में अजीब चीज महसूस की। उसे याद आता है कि यही वो नया स्टूडेंट है जिसने श्वार्ट्ज एकेडमी ज्वाइन। वह मानती है कि उसने कभी किसी हीलर को ऑफेंसिव मैजिक सीखने की कोशिश करते नहीं देखा। अच्छी बात यह है कि इस अकादमी में डायनामिक मना को विकसित करने का तरीका मौजूद है। यही वो नींव है जिसे विल एक परफेक्ट शुरुआत मानता है। और जब वेरोनिका इसकी पुष्टि करती है तो विल बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि सच में एक मौका है। एक छोटी सी दिक्कत है, ये लड़की साफ साफ उसे बता देती है कि इस तरीके से भी वह ऑफेंसिव मैजिक सीख ही नहीं पाएगा। ये सुनकर हमारा लड़का सच में हैरान रह जाता है, खासकर तब जब वेरोनिका उसे समझाती है कि उसके अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा स्टैटिक मना है। इसका मतलब ये है कि अगर वह जमीन से डायनामिक मना बनाना भी शुरू करे तो उसका ज्यादातर हिस्सा वापस स्टैटिक मना में बदल जाएगा और बेकार हो जाएगा। और अगर
अगर वह किसी दूसरे तरीके से डायनामिक मना को कल्टिवेट करने की कोशिश करे तो दोनों तरह की मना आपस में मिक्स होकर उसे किसी भी तरह की ऑफेंसिव मैजिक इस्तेमाल करने लायक नहीं छोड़ेंगे। हकीकत काफी निराशाजनक लगती है। वह यहाँ तक आ गया, सब कुछ बदला, लेकिन अब समझ में आता है कि एक नॉर्मल हीलर के लिए ऑफेंसिव मैजिक सीखना लगभग नामुमकिन है। विल अब सोचने लगता है कि काश ट्रक्कून ने उसे रिग्रेशन के टाइम कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दे दिया होता। फिर भी वह हार मानना नहीं चाहता, चाहे उसे अपनी जनरेशन का आइंस्टाइन ही क्यों न बनना पड़े और कोई नया तरीका इन्वेंट करना पड़े। असिस्टेंट प्रोफेसर को थैंक्स कहकर वह जाने ही वाला होता है कि तभी वेरोनिका उसे रोक लेती है और अपनी बात पूरी करती है। वह कहती है कि ये सच है कि हीलर ऑफेंसिव मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन है जिसकी वजह से हीलर भी ऑफेंसिव मेज बन सकता है। ये सुनकर विल का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है, क्योंकि ये लॉजिक उसकी समझ से बाहर होता है। वेरोनिका अपनी बात समझाने के लिए अपनी स्पेशली कार्व्ड आयरन स्वॉर्ड दिखाती है जो दुश्मनों को काटने और हराने के लिए बनी है। फिर वह उनके पास रखी लकड़ी की बेंच की बात करती है जो बैठने के काम आती है। मतलब आसान भाषा में वह बेसिक सी बात कह रही है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वह उसी बेंच को उठाकर कहती है कि अगर इसी बेंच से किसी को पीट दिया जाए तो ये भी वेपन ही कहलाएगा। इस बीच विल सोचने लगता है कि इतनी भारी बेंच ये लड़की अपने पतले हाथों से उठा कैसे रही है। खैर, वेरोनिका का पॉइंट ये है कि कोई चीज किसी एक काम के लिए बनी हो, जरूरी नहीं कि उसे सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। अपनी बात और साफ करने के लिए वह अपने हाथ से उसके गाल थपथपाती है, जिससे विल शर्मा जाता है, लेकिन अगले ही पल वह उसकी माथे पर जोर से फ्लिक मारती है और समझाती है कि अभी उसने एक ही हाथ को दो अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल। मार थोड़ी ज्यादा तेज लगी है, लेकिन पॉइंट क्लियर हो जाता है, सैम चीज अलग यूसेज। तभी विल की आंखें खुलती हैं। वह सोचने लगता है कि क्या वह अपनी हीलिंग मैजिक को अटैक की तरह इस्तेमाल कर सकता है। उसने कभी इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा ही नहीं था। असल में हीलर और ऑफेंसिव मेज के बीच झगड़ा ही उनकी मना की नेचर के फर्क की वजह से है, लेकिन वेरोनिका की नजर में ये लड़का अलग है। उसे लगता है कि ऑफेंसिव मैजिक एकेडमी में एनरोल करना ही अपने आप में एक बड़ा कदम है। यहाँ तक कि उसकी मना भी ये दिखाती है कि वह पूरी तरह से हीलर नहीं है। ये बात खुद विल ने भी कभी नोटिस नहीं की, जिससे उसे शक होता है कि कहीं ये ट्रकून की दी हुई किसी एबिलिटी का असर तो नहीं। वेरोनिका अपनी तलवार उसकी गर्दन की तरफ तानकर कहती है कि उसे अपने अंदर की अग्रेसिव फीलिंग को जगाना होगा। अगर वह ऐसा कर पाया तो वह अनस्टॉपेबल बन जाएगा और जो भी रास्ते में आएगा उसे मिटा देगा। अगला दिन आता है और विल कल हुई बातचीत के बारे में सोचता रहता है। वेरोनिका ने एग्जाम्पल्स देकर अपनी बात समझाई। जो बात उसे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि वेरोनिका को नॉर्मल हीलर्स से कोई नफरत नहीं लगती। ऊपर से उसने मौके पर ही एक ऐसी थ्योरी बना दी जो सेंस करती है। विल को लगने लगता है कि शायद वह खुद भी इसी मेथड को इस्तेमाल करती है। तभी उसकी सोच एक इंस्ट्रक्टर की आवाज से टूट जाती है जो उसे रूड तरीके से हीलर कहकर बुलाता है। आज की क्लास खास होती है क्योंकि 1-on-1 बैटल्स होने वाली हैं और विल भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ हिस्सा ले सकता है। अब वह ऑफेंसिव मैजिक इस्तेमाल कर पाए या नहीं ये उसकी अपनी प्रॉब्लम। वही घटिया टीचर पेयरिंग फाइनलाइज कर चुका होता है और बिना किसी शक के वह विल को उसी ब्लॉन्ड बदमाश के सामने खड़ा कर देता है जिससे उसकी पहले भी टक्कर हुई। विल इस मैच को लेकर बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है क्योंकि ओपल्पस एक फेमस नोबल एकेडमी से है और उसके पास पूरा सपोर्ट है। वह सिर्फ रिच किड ही नहीं बल्कि एक पावरफुल ऑफेंसिव मेज भी है। ओपल्पस पहले से ही खुद को विजेता मान चुका होता है और विल को ट्रैश टॉक करता है, ये कहते हुए कि हारने के बाद वो रोते हुए अपनी माँ के पास भाग जाएगा। हमारा लड़का पूरी कोशिश कर रहा होता है कि इस बेवकूफ की बातों में आकर गुस्सा न हो। भले ही वो फ्यूचर से आया है और जानता है कि सामने वाला बस एक किड है, फिर भी उसे बहुत चिढ़ हो रही है। अच्छी बात यह है कि विल अब वेरोनिका की थ्योरी को प्रैक्टिकली टेस्ट करना चाहता है, इसलिए वो इस फाइट में इंटरेस्ट दिखाता है। वो प्रोफेसर का ध्यान खींचता है और मैच से फोरफिट करने से मना कर देता है। इसके बजाय वो एक प्रपोजल रखता है कि वैसे भी उसमें ऑफेंसिव मैजिक का कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए ये फाइट समय की बर्बादी हो। इसी के साथ वो स्टेक्स बढ़ा देता है और साफ कह देता है कि अगर वो ये मैच हार गया तो वो श्वार्ट्ज एकेडमी छोड़ देगा। प्रोफेसर ये सुनकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये शर्त भी रखी जाती है कि अगर विल जीत गया तो उसे रेगुलर क्लासेस अटेंड करने की इजाजत मिल जाएगी। ये प्रपोजल काफी इंसल्टिंग है, लेकिन ओपल्पस इतना एरोगेंट है कि जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि जीत का ख्याल ही कितना बेवकूफी भरा है। उसे लगता है कि विल सिर्फ इमेजिनेशन में जी रहा है और उसके जीतने का कोई चांस नहीं है। इंस्ट्रक्टर दोनों से परेशान हो चुका होता है, इसलिए वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों कंटेस्टेंट्स को अपनी पोजीशन लेने के लिए कहता है। मैच शुरू होने का सिग्नल मिलते ही ओपल्पस शांति से ऑफेंसिव मैजिक एक्टिवेट करता है। उसके सामने चमकते हुए कई सारे डैगर्स बन जाते हैं। ये उसकी स्पेशलिटी है जिसे नाइफ क्रिएशन मैजिक कहा जाता है। वो सारे डैगर्स विल की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि एक कमजोर हीलर खुद को डिफेंड नहीं कर सकता,
लेकिन हमारा लड़का आराम से बुद्धा पोज में खड़ा रहता है, जैसे कोई बड़ी टेक्निक एक्टिवेट करने वाला हो। जैसे ही वो अपनी टेक्निक चालू करता है, वो डैगर्स की स्पीड के बराबर हो जाता है और आसानी से सबको डॉज कर लेता है। ये टेक्निक लाइफ मैनिपुलेशन कहलाती है, जिसमें वो अपने आसपास के लिविंग बीइंग्स की लाइफ एनर्जी को कंट्रोल करके उनकी एचपी को लिमिट तक बढ़ा सकता है। यही टेक्निक वो अटैक के तौर पर भी यूज कर सकता है। ऑपल्पस घबरा जाता है और इसे बस एक लकी फ्लूक बता देता है, लेकिन विल उसी पोज में काम रहता है। वो एक डैगर पकड़ लेता है और उसी से बाकी सारे डैगर्स काट देता है। अब तक किसी भी हथियार से उसे डैमेज नहीं हुआ होता, लेकिन विल यहीं रुकने वाला नहीं है। वो सोचता है कि एक ही डैगर से ये फाइट खत्म कर देगा। स्पेक्टेटर्स समझ ही नहीं पाते कि अभी हुआ क्या। एक हीलर ऑफेंसिव अटैक कर रहा है, ये उनकी समझ से बाहर होता है। असल में विल हीलिंग मैजिक को ही अटैक की तरह यूज कर रहा होता है, उसने ऑफेंसिव मैजिक यूज ही नहीं की। ऑपल्पस दबाव में आ जाता है और बोलता है कि वो अब तक सीरियस ही नहीं था। वो डैगर्स की संख्या और बढ़ा देता है और गुस्से में गोल्डन प्रोजेक्टाइल्स बरसाने लगता है, लेकिन विल आराम से हर एक डैगर को काटता चला जाता है और थोड़ी देर में सारे हथियार जमीन पर टूटकर गिर जाते हैं। फिर भी ऑपल्पस खुद को बड़ा खिलाड़ी समझता है और अपने डैगर का साइज बढ़ा देता है। विल समझ जाता है कि ऑपल्पस से लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि उसे मैजिक की अच्छी समझ है। अटैक को और डेंजरस बनाने के लिए ऑपल्पस अपने डैगर को रोटेट करवाता है, जैसे कोई मिसाइल फेंकी जा रही हो, लेकिन विल उस अटैक को भी आसानी से ब्लॉक कर देता है। ऑपल्पस अब और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वहीं विल सोचता है कि अब उसे अपनी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। वो उस पावरफुल प्रोजेक्टाइल को भी डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देखकर ऑपल्पस हैरान रह जाता है। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाए, विल गोकू की इंस्टेंट ट्रांसमिशन जैसी टेक्निक से उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और कहता है कि वो बाद में उसे हील कर देगा। वो फाइनल स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर बीच में आकर एक बहुत बड़ी अर्थ वॉल खड़ी कर देता है। इंस्ट्रक्टर मैच खत्म घोषित कर देता है और दोनों को अगली पेयर के लिए हटने को कहता है। ये हार उस एरोगेंट नोबल के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग हुई है, लेकिन विल खुश होता है क्योंकि अब वो रेगुलर क्लासेस अटेंड कर पाएगा, जिससे उस घटिया इंस्ट्रक्टर को काफी फ्रस्ट्रेशन होती है। यहाँ सब कुछ खत्म करने के बाद विल वहाँ से निकल जाता है और अपनी फाइट के बारे में सोचने लगता है। आखिरकार उसने अपनी खुद की ऑफेंसिव मैजिक बना ली और वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसने एक एक्सीलेंट मेज को हरा दिया। ये सब कुछ वेरोनिका की गाइडेंस की वजह से पॉसिबल हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हारने वाले बेवकूफ को इंस्ट्रक्टर संभाल रहा होता है। ऑपल्पस अपने टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि इस मैच के बारे में उसके पिता को कुछ न बताया जाए। दोनों ही हार सहन नहीं कर पा रहे होते हैं। अगली सीन में हम विल को क्लासरूम में देखते हैं। अब वो क्लासेस अटेंड कर सकता है और अटैक मैजिक की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर कर सकता है। इंस्ट्रक्टर रूम में एंटर करता है और क्लास शुरू करने से पहले विल पर एक नजर डालता है। अब तक क्लासेस काफी बेसिक रही हैं। एक ही होम रूम टीचर लगभग सारी क्लासेस हैंडल करता है। विल को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मैजिकल टूल क्रिएशन क्लास में आता है, क्योंकि उसे हीलिंग एकेडमी में इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट याद आता है। आज की लेसन आइस बॉम्ब्स बनाने से रिलेटेड होती है। इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को मटेरियल्स देता है जिन्हें असेंबल और प्रोसेस करना होता है। विल को याद आता है कि अपनी पिछली लाइफ में उसने कभी वेपन्स नहीं बनाए थे, सिर्फ रिकवरी आइटम्स ही बनाए, लेकिन ऑफेंसिव एकेडमी में उससे कॉम्बैट के लिए वेपन्स फॉर्ज करने की उम्मीद की जाती है। इसके लिए जो मना यूज होता है वो डायनामिक मना होता है, लेकिन क्रिएशन के मामले में मना का नेचर ज्यादा मैटर नहीं करता। इसलिए विल को अपनी एक्स्ट्रा स्टैटिक मना की वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जब वो मटेरियल्स को देखता है तो उसे आइस गोलम के फ्रैगमेंट्स और पाउडर्ड फ्लेम ब्रांचेस मिलते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए वो फ्रैगमेंट्स को मिक्स करता है, लेकिन तभी अचानक कुछ चेंज होता है। विल बॉडी एनहांसमेंट यूज करके उस आइस फ्रैगमेंट को फेंक देता है और वो छोटा सा फ्रैगमेंट ब्लास्ट होकर एक्सप्लोड हो जाता है, जिसके बाद वहां आइस स्पाइक्स बन जाती। विल खुद भी थोड़ा इंप्रेस हो जाता है, लेकिन उसका ये स्टंट क्लास के लिए साफ डिसरिस्पेक्ट होता है। इंस्ट्रक्टर उसे डांटता है और सीधा बोलता है कि विल के ग्रेड से पॉइंट्स काटे जाएंगे। बाकी सारे बुलीज हंसने लगते हैं, खासकर ऑपल्पस, जिससे साफ दिखता है कि वो टीचर के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रहा है। विल की अगली क्लास मैजिकल क्रीचर्स पर होती है। इंस्ट्रक्टर लो टियर स्टूडेंट्स को ध्यान से सुनने को कहता है और विल को एक क्यूट सा सालामांडर मिलता है। विल थोड़ा अनईजी महसूस करता है क्योंकि मैजिकल क्रीचर बहुत पास होता है। उसके दिमाग में ये छोटा सा क्रीचर आग का कैनन चलाता हुआ दिखता है और विल उसे डिफ्लेक्ट करता हुआ इमेजिन कर लेता है। असल में ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती है, लेकिन इंस्ट्रक्टर का ध्यान चला जाता है और वो उसका पॉट छीन लेता है। हालात बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होते हैं और विल को अब समझ आने लगता है कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। इंस्ट्रक्टर उसे क्लासेस में बैठने तो दे रहा है, लेकिन हर क्लास में उसे टॉर्चर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि विल ठीक से सीख ही नहीं पाएगा, इसलिए उसे फिर से अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ करना पड़ेगा। दूर से उसे एक अजीब सा स्टूडेंट देखता हुआ नजर आता है जो इन डबल स्टैंडर्ड्स को समझ रहा होता है। बुलिंग लगातार चलती रहती है। विल को सिर्फ स्टूडेंट्स से ही नहीं बल्कि इंस्ट्रक्टर के बेकार और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन
क्वेश्चन से भी खुद को बचाना पड़ता है। उसके पॉइंट्स पूरी तरह से गिरा दिए जाते हैं और क्लासेस के बाद जब वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ कचरे के ढेर पड़े होते हैं। जब वो इस इशू को लेकर सुपरवाइजर से बात करने जाता है तो सुपरवाइजर उसे और सजा देता है और उसका डिनर भी बंद कर देता है। विल हर तरफ से बुरी तरह पकाया जा रहा होता है। वो अपने रूम में गिरकर बैठ जाता है और समझ जाता है कि ये एकेडमी हेटर्स से भरी हुई है। जैसे ही उसने एक पॉजिटिव स्टेप लिया था वैसे ही अब उसे फिर से ढेर सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन विल ये भी समझता है कि उसकी करंट प्रोग्रेस उसके लिए बहुत फायदेमंद है और वो इन बुलीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि उसने एक बुली से फाइट की और सच में जीत भी गया, जिससे उसके पास प्रूफ है कि वो वही अटैक मेज बन सकता है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देते हुए विल याद करता है कि अब उसके पास टेक्स्ट बुक है जिससे वो होमवर्क रिव्यू कर सकता है और सही से पढ़ाई कर सकता है। अगला दिन आता है और उसे बड़ा शौक लगता है क्योंकि वहाँ कोई टीचर या कोई और स्टूडेंट मौजूद नहीं होता। आमतौर पर इंस्ट्रक्टर इस समय तक आ जाता है लेकिन अभी उसके आसपास सिर्फ एक ही स्टूडेंट होता है। ऐसा लगता है जैसे सडन स्केड्यूल चेंज की जानकारी कुछ स्टूडेंट्स को दी ही नहीं गई। इरिटेटेड होकर विल उस लड़की से बात करने के लिए उठ खड़ा होता है। वह उसके पास जाता है और अचानक सामने आ जाने से वह चौंक जाती है। विल बस यह जानना चाहता है कि क्या रातों रात क्लासेस का स्केड्यूल बदल गया है और मामला उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर कुछ खास स्टूडेंट्स से नफरत करता है और वह लड़की भी उसी लिस्ट में है, इसलिए दोनों ही पूरी तरह कुक्ड हैं। लड़की को लगता है कि दो बुलीड लोनर्स का साथ आ जाना एक अच्छा आइडिया है और विल उसके डर को महसूस कर लेता है, इसलिए वह खुशी से हाथ बढ़ाकर दोस्ती की पेशकश करता है। यह देखकर लड़की स्तन रह जाती है और पूरे रिस्पेक्ट के साथ सिर झुका देती है। उसका नाम एरिका ग्लन बताया जाता है और वह नई एकेडमी में विल की पहली फ्रेंड बनती है। एरिका कहती है कि उसका अकेला होना बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि वह लेट ज्वाइन हुआ है और ऊपर से हीलर है। वह बताती है कि लोग हमेशा हीलर्स को पैथेटिकली वीक कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। यह सुनकर विल हैरान रह जाता है। एरिका खुद ऑफेंसिव मेज होते हुए भी फ्रेंड्स का शो ऑफ नहीं करती। उसकी पर्सनालिटी देखकर विल समझ जाता है कि श्वार्स एकेडमी में हीलर्स के खिलाफ फियर्स डिस्क्रिमिनेशन एक कल्चर बन चुका है। ऑफेंसिव मेजेस फ्रंट लाइन्स में लड़ते हैं, इसलिए पीछे रहने वाले हीलर्स को डिस्पाइस करना उन्हें सही लगता है। अपने प्रीवियस लाइफ में भी विल किंगडम का फेमस हीलर था और उसकी क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन अटैक एकेडमी में हालात बिल्कुल अलग हैं। अगर उसने इसके खिलाफ फाइट नहीं किया तो एकेडमी का डिस्क्रिमिनेशन उसे निगल जाएगा। एरिका उससे ऑफेंसिव एकेडमी में आने की इंटेंशन पूछती है। अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके विल कहता है कि वह बोर्न हीलर होने की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता और फ्रंट लाइंस में लड़ना चाहता है। उसकी बात एरिका को हिला देती है, लेकिन विल साफ करता है कि इसके पीछे उसके पर्सनल रीजंस हैं। एरिका बताती है कि वह कंट्रीसाइड के एक स्मॉल नोबल फैमिली से है और उनके यहाँ कोई सन नहीं हुआ, इसलिए ब्लड लाइन खत्म होने वाली। इसी वजह से उसने पावरफुल अटैक मेज बनने का फैसला किया ताकि स्टेटस के दम पर फैमिली हेड बन सके। विल को उसका गोल समझ में आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एरिका के पास मैजिक टैलेंट लगभग नहीं है, उसके फ्रेंड्स भी नहीं हैं और क्लास में उसे बुली किया जाता है। फिर भी वह खुश है कि उसे एक फ्रेंड मिला और मजाक में विल को अंडर अचीवर कहती है, जो लो ग्रेड्स आने पर भी उसे कंफर्ट देगा। हर जगह विल की हालत खराब हो रही है, लेकिन वह इसे जोक की तरह लेता है। वह एरिका को याद दिलाता है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्द पूरी होंगी। बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए वह उसे एक दूसरी क्लासरूम में ले जाता है जहां रियल क्लास चल रही हुई है। वहां पहुंचते ही प्रेडिक्टेबल इंस्ट्रक्टर उन्हें लेट मान लेता है। विल सडन स्केड्यूल चेंज के बारे में न जानने के लिए अपोलोजाइज करता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर फॉरगिव नहीं करता और पनिशमेंट के तौर पर उससे एक और क्वेश्चन पूछ देता है। यह बैड न्यूज होती है क्योंकि एरिका जानती है कि विल ने ज्यादातर प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की है। बोर्ड को देखते हुए विल अपने दिमाग में प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करता है, जबकि टीचर वार्निंग देता है कि रॉन्ग आंसर पर पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। एल्पस उसका और मजाक उड़ाता है क्योंकि उसे लगता है कि विल फेल होने वाला है, लेकिन विल डीप कंसंट्रेशन में होता है और चौक उठाकर तेजी से लिखना शुरू करता है। उसका हर वर्ड पूरी क्लास का अटेंशन खींच लेता है, यहाँ तक कि ओपल्पस भी इसे शो ऑफ समझता है। लेकिन रियलिटी यह होती है कि विल सही कॉन्फ़िगरेशन फिगर आउट कर चुका होता है और बोर्ड पर मैजिक सर्कल इल्यूमिनेट हो जाता है। उसने सबकी एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीटली शैटर कर दिया होता है और पूरा रूम साइलेंट हो जाता है, यहाँ तक कि उसका इंस्ट्रक्टर भी मजबूर होकर टीचर को एडमिट करना पड़ता है कि आंसर करेक्ट है। ओपल्पस और एरिका दोनों शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि यह इम्पॉसिबल लगता है कि न्यू किड सारी क्लासेस मिस करने के बाद भी सोल्यूशन डिकोड कर दे। अनोइंग क्लास के तुरंत बाद एरिका उससे पूछती है कि उसने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। विल बताता है कि उसने टेक्स्ट बुक पढ़ लिया था, इसलिए उसे आइडिया था। जो बात उसे सबसे ज्यादा स्तन करती है वह यह होती है कि विल ने पूरी बुक एक ही नाइट में डिवार कर ली। वह बुक एकेडमी की बुगीमैन मानी जाती है, जिसे टीचर गाइडेंस के बिना समझना इम्पॉसिबल है, लेकिन विल के लिए वह फिक्शनल
इमोशनल नॉवल जैसी थी क्योंकि वह थ्योरेटिकल स्टडीज में हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है और उसने एक ही रात में ऑफेंसिव मैजिक का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया। जहां विल अम्यूज्ड होता है वहीं एरिका उसे देखकर क्रीप्ड आउट महसूस करती है क्योंकि उसने वही किताब पढ़ ली थी जिसे अकेडमी का सबसे बड़ा डर माना जाता है। अब उसे अपने पहले के उस अजम्पशन पर पछतावा होने लगता है जिसमें उसने उसे फेलियर कहा था और उसे एहसास होता है कि असल में लोएस्ट रैंक पर वही खुद खड़ी है। लड़की नहीं चाहती कि वह उसे बॉटम रैंक्स में अकेला छोड़ दे, जिस पर हमारा लड़का उसे भरोसा दिलाता है कि जिस भी चीज में उसे प्रॉब्लम आएगी वह उसे सब कुछ सिखाएगा। आखिरकार वे दोनों एक ही क्लास के बेस्टीज हैं। यह सुनकर एरिका मुस्कुरा उठती है और उसकी मदद पाकर खुश महसूस करती है। सच तो यह है कि हमारा लड़का अपने गोल्स के लिए एकेडमी आया है, न कि फ्रेंडशिप पावर दिखाने के लिए, लेकिन क्योंकि वह यहाँ अकेला है इसलिए उसे एरिका की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से वह उससे एक फेवर मांगता है। अगली क्लास जनरल ऑफेंसिव मैजिक की है, वही क्लास जिसे वह आज तक पास नहीं कर पाया और जिसकी वजह से उसे बाकी क्लासेस में एक्सेस नहीं मिला। एरिका सोचती है कि अब तो वह आसानी से कर लेगा क्योंकि उसने एक नोबल को हरा दिया है, लेकिन रियलिटी अलग है। विल असल में जनरल ऑफेंसिव मैजिक वैसे यूज नहीं कर सकता जैसे बाकी लोग करते हैं, लेकिन उसके पास एक सॉलिड आइडिया है और इस प्लान को सक्सीड कराने के लिए उसे एरिका की मदद चाहिए। अगली सीन में सभी स्टूडेंट्स फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड्स में इकट्ठा होते हैं। ऑफेंसिव मैजिक के दो ब्रांचेस होते हैं, जनरल मैजिक और यूनिक मैजिक। जनरल मैजिक वह होती है जो प्रॉपर्ली फॉर्मुलेटेड स्पेल्स और फॉर्मूलास से बनी होती है और जिसे कोई भी सीख सकता है। वहीं यूनिक मैजिक यूजर के अंदर से एंग्रेव्ड होती है, जैसे ओपल्पस की नाइफ क्रिएशन मैजिक। अकेडमी का करिकुलम दोनों तरह की मैजिक सिखाता है ताकि स्टूडेंट्स रिफाइन कर सकें। यूनिक मैजिक में सही या गलत का सवाल नहीं होता, इसलिए हमारे लड़के के लिए यही सबसे आसान रास्ता है क्लासेस अटेंड करने और जीतने का। लेकिन जनरल ऑफेंसिव मैजिक सीखने में वह फंसा हुआ है और उसका इंस्ट्रक्टर यह बात अच्छे से जानता है। हीलर होने का पूरा फायदा उठाते हुए इंस्ट्रक्टर उसकी थ्योरी स्किल्स की तारीफ करता है और प्रैक्टिकल्स में उसके परफॉर्मेंस पर सवाल उठाता है। आखिर अगर वह बेसिक मैजिक भी यूज नहीं कर पाया तो इस क्लास में फेल होना तय है। इंस्ट्रक्टर असाइनमेंट को फिर से बेहद बेसिक बताता है, जिसमें बस टारगेट पर शॉट फायर करना है, और ताना मारता है कि अगर वह इतना फंडामेंटल टास्क भी नहीं कर पाया तो एकेडमी से ग्रेजुएट करना नामुमकिन है। इंस्ट्रक्टर अपने दिमाग में सोचता है कि कैसे इस लड़के ने हीलिंग मैजिक को ऑफेंसिव तरीके से यूज किया था और हीलिंग मैजिक बॉडी के स्टैट्स बढ़ाती है, लेकिन यहाँ वह प्योर ऑफेंसिव मैजिक यूज नहीं कर सकता। इंस्ट्रक्टर चाहता है कि यह लड़का हार मानकर उसकी क्लास छोड़ दे, लेकिन हमारा लड़का कहीं जाने वाला नहीं है और सिचुएशन देखकर मुस्कुरा देता है। तभी इंस्ट्रक्टर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है जब वह विल के हाथ को आग में लिपटा हुआ देखता है। किसी भी हालत में यह पॉसिबल नहीं होना चाहिए था कि यह लड़का ऐसी मैजिक कास्ट कर सके, लेकिन असल में यह एक स्नीकी टैक्टिक होती है। पूरी स्ट्रैटेजी एरिका पर डिपेंड करती है, जिसने जनरल ऑफेंसिव मैजिक से फायरबॉल बनाया था। फिर विल ने उस फायरबॉल को सालामांडर की टेल के अंदर डिप्लॉय किया और ऑटो हीलिंग का इस्तेमाल करके फ्लेम्स को अपने हाथ के अंदर छुपा ली। बेसिकली वह गोजो सतोरू की रिवर्स्ड कर्स टेक्निक जैसी इन्फिनिट हीलिंग यूज कर रहा था। फिर भी एरिका को उस पर डाउट होता है कि वह किस तरह का इंसान है, बिना यह जाने कि वह कभी मैनकाइंड का ग्रेटेस्ट हीलर रह चुका है। हीलिंग मैजिक रोकते ही वह हाथ खोलता है और ऐसा लगता है जैसे उसने अपने हाथ से ही फायरबॉल मैनिफेस्ट किया हो। इसके बाद वह फायरबॉल सीधे टारगेट पर शूट करता है और परफेक्ट बुलसाई मारता है। इंस्ट्रक्टर पूरी तरह कांप जाता है क्योंकि उसका स्टूडेंट उसे फिर से हम्बल कर चुका होता है। इल्यूजन इतना परफेक्ट होता है कि इंस्ट्रक्टर को पूरा यकीन हो जाता है कि विल ने सच में ऑफेंसिव मैजिक कास्ट की है। उसे तुरंत पासिंग ग्रेड मिल जाती है। एरिका तालियां बजाती है, स्पेक्टेटर्स कंफ्यूज्ड रह जाते हैं और सबसे ज्यादा ओपल्पस गुस्से में होता है। क्लास के बाद वह इंस्ट्रक्टर से जवाब मांगता है, लेकिन दोनों को ही समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। लॉजिकली विल का जनरल ऑफेंसिव मैजिक सीखना इम्पॉसिबल है। हार की वजह से ओपल्पस का ईगो पूरी तरह हर्ट हो चुका है और अब यह हीलर उसे हद से ज्यादा चुभने लगा है। वह अपने फादर तक कंप्लेंट करने को तैयार हो जाता है ताकि पूरी क्लास ही ऑब्लिटरेट कर दी जाए। इंस्ट्रक्टर भी उसकी फोर्सफुलनेस देखकर स्टन रह जाता है जब वह प्राउड नोबल चलते चलते आदेश देता है कि हीलर को किसी भी तरह क्लास से खत्म कर दिया जाए। अब इंस्ट्रक्टर मुश्किल में फंस जाता है क्योंकि रूल्स तोड़ने का रिस्क है और उसने एकेडमी में जॉब पाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। रिस्क वे करने के बाद वह गैम्बल करने का फैसला करता है और हीलर को एकेडमी से हटाने की ठान लेता है। एक ग्रोन मैन का 15 साल के स्टूडेंट से जनरेशनल बीफ चल रहा होता है और आखिरकार वह खुद ही एक्शन लेने का मन बना लेता है। ट्रेनिंग ग्राउंड्स की क्लासेस खत्म होने के बाद इंस्ट्रक्टर अकेले में विल को बुलाता है। इंस्ट्रक्टर हमारे लड़के को धमकाता है, लेकिन विल इसे कॉम्प्लीमेंट समझ लेता है क्योंकि उसे अभी भी सिचुएशन की सीरियसनेस समझ नहीं आ रही होती। इंस्ट्रक्टर बताता है कि वह उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहता है, खासकर इसलिए क्योंकि एकेडमी आने के बाद उसने कई क्लासेस स्किप
जबकि असल में यह गलती विल की नहीं बल्कि इसी घटिया टीचर की थी जिसने उसे क्लासेस लेने ही नहीं दी थी। विल जवाब देता है कि उसने दोस्तों से और सेल्फ स्टडी के जरिए सारा सिलेबस कवर कर लिया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन टीचर पूरी तरह टायरानिकल बन जाता है और उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता क्योंकि उसके हिसाब से यह नया लेसन जरूरी है और कंटेंट वही तय करेगा, इसलिए वह यहाँ एक प्रॉपर मॉक बैटल करवाने वाला है। विल को यह काफी सस्पिशियस लगता है कि उसे बिना वजह टीचर से फाइट करनी पड़ रही है। इंस्ट्रक्टर भी जानता है कि यह अनफेयर है, इसलिए वह हैंडीकैप देता है कि अगर विल एक भी हिट लैंड कर दे तो मिनी एग्जाम में वही विनर माना जाएगा। इंस्ट्रक्टर को पूरा भरोसा होता है कि लड़का डर कर पीछे नहीं हटेगा और वह खुद हारने की पॉसिबिलिटी पर सोचता तक नहीं। वहीं विल शांति से सिचुएशन को एनालाइज करता है और ड्यूअल की कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेता है। फाइट शुरू होते ही इंस्ट्रक्टर जमीन से अर्थ मैजिक कास्ट करता है। सौभाग्य से विल को उसके फाइटिंग स्टाइल की जानकारी होती है क्योंकि वह अर्थ मैजिक स्पेशलिस्ट है। वह पहला अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन वही हमला शेप बदलकर दोबारा आता है जिससे उसे फिर डॉज करना पड़ता है। लगातार हिट्स की बारिश होती है, लेकिन विल सही टाइमिंग से बचता रहता है। टीचर उसका मजाक उड़ाता है कि वह बस डॉज ही कर रहा है, लेकिन असली प्रॉब्लम यह होती है कि अर्थ मैजिक को नॉनस्टॉप स्पैम किया जा सकता है और उसका रेंज भी बहुत ज्यादा होता है, अल्पस से बिल्कुल अलग। इसी बीच टीचर और अग्रेसिव हो जाता है और हर हिट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसे प्रिसिजन से फेंकता है। विल डिस्टेंस कम करके टीचर की ओर डैश करता है, तभी इंस्ट्रक्टर दोनों तरफ से अर्थ वॉल्स खड़ी करके उन्हें जोर से बंद कर देता है जैसे उसे सैंडविच बना दिया गया हो। यह मूव उसकी अल्टीमेट डिफीट लगती है, लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर देखता है कि उसका स्टूडेंट आसमान से डैगर लेकर नीचे गिर रहा है। यही उसका एकमात्र मौका होता है और विल डैगर से सिर पर वार करता है, लेकिन टीचर ने ड्यूरेबल आर्मोर बना रखा होता है जो हिट को ब्लॉक कर देता है। विल अगला अटैक आने से पहले जबरदस्ती दूरी बनाता है। यह जहरीला इंस्ट्रक्टर उसे पैथेटिक कहता है और अपने सो कॉल्ड ऑल पावरफुल आयरन क्लैड आर्मोर को रिवील करता है। नाम सुनकर खुद विल को भी क्रिंज लगती है। टीचर जनरल ऑफेंस मैजिक की इमिटेशन करने पर उसका मजाक उड़ाता है और अटैक मेज बनने के उसके सपने को रिडिक्यूल करता है, लेकिन शांत विल उसे याद दिलाता है कि हीलिंग मैजिक की वजह से उसने ह्यूमन बॉडी को गहराई से स्टडी किया है। उसने समझ लिया है कि ज्यादातर इंसान अपनी पूरी ताकत इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि उनका शरीर उसे हैंडल नहीं कर सकता और लिमिट क्रॉस करते ही बॉडी डिटेरियोरेट होने लगी है। टीचर इसे इंसल्ट समझता है क्योंकि उसे लगता है कि स्टूडेंट उसे लेक्चर दे रहा है, लेकिन विल का पॉइंट सिंपल होता है कि अगर ह्यूमन बॉडी का लिमिटर हटाया जा सके तो एनॉर्मस पावर निकाली जा सकती है, भले ही बॉडी टूट जाए। और विल हीलर है, इसलिए वह इसुकु मिडोरिया की तरह अपने आर्म्स टूटने का रिस्क लेने को तैयार है। उसकी डिटर्मिनेशन इंस्ट्रक्टर को चौंका देती है जब वह चार्ड वॉक करते हुए आगे बढ़ता है, जबकि टीचर अब भी अपने क्रिंज आर्मोर पर भरोसा कर रहा होता है। विल पंच के लिए तैयार होता है, टेक्सास स्मैश, अरे नहीं रॉन्ग स्टोरी, और एक ही मुक्के में आर्मोर को चकनाचूर कर देता है। न सिर्फ आर्मोर टूटता है बल्कि टीचर का चेहरा इतना बैटर्ड हो जाता है कि जेक पॉल बनाम एंथनी जोशुआ की फाइट भी याद आ जाए। विल इंस्ट्रक्टर को याद दिलाता है कि किसी स्टूडेंट की डेस्टिनी तय करना उसका काम नहीं है और वेरोनिका की गाइडेंस को याद करते हुए उसे अंदर से गर्माहट महसूस होती है। उसी की वजह से वह हीलिंग मैजिक से इतनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ निकाल पाया है। विल जानता है कि वह इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, लेकिन सोच में डूबे होने के दौरान इंस्ट्रक्टर चुपके से एक और अर्थ कॉलम से हमला करता है। विल डॉज तो कर लेता है, लेकिन टीचर का खून खोल चुका होता है। विल को उम्मीद नहीं थी कि टेस्ट की कंडीशन पूरी होने के बाद भी उस पर हमला होगा। इंस्ट्रक्टर बकवास करता है कि कोई विटनेस नहीं है, इसलिए टेक्निकली हीलिंग मेज ने उसे हिट किया ही नहीं। वह हीलर से हार मानने को तैयार नहीं होता और गुस्से में और ज्यादा अर्थ स्पेल्स बरसाने लगता है। विल अब इस आदमी के आई एम द रूल्स वाले सेटो काइबा टाइप घटिया रवैये से सच में थक चुका था, लेकिन क्योंकि वह पहले ही अपने बॉडी लिमिटर्स हटा चुका था, वह रॉकेट स्पीड से लॉन्च होकर फिर से इंस्ट्रक्टर को ब्लिट्स कर देता है। टीचर को समझने का मौका भी नहीं मिलता और विल अपनी भारी फिस्ट चार्ज करके दूसरी बार उसे तबाह करने को तैयार हो जाता है। इस बार उसका क्रिंज आर्मोर भी समय पर मैनिफेस्ट नहीं हो पाता, लेकिन तभी पंच रुक जाता है। ठीक उसके चेहरे को चकनाचूर करने से पहले जैसे समय का फ्लो ही रुक गया हो। पंच उसके चेहरे से टकराता है और इंस्ट्रक्टर को गहरी ह्यूमिलिएशन और दर्द का एहसास होता है। यह स्लो और शेमफुल पंच पिछले अटैक से भी ज्यादा पेनफुल लगता है क्योंकि वह भाग भी नहीं सकता और नहीं चिल्ला सकता है। पूरा सीन इतना फनी होता है कि यह एक पंच करीब 50 पैनल्स तक चलता है। आखिरकार विल असली फोर्स लगाता है और इंस्ट्रक्टर को उड़ाकर जमीन पर पटक देता है। असल में यह सब समय हीलर की एक और ट्रिक का नतीजा था। विल उसे रियलिटी में वापस लाता है और बताता है कि रियल वर्ल्ड में बस एक पल ही गुजरा था। फिर वह ठीक से एक्सप्लेन करता है कि जब उसका पंच कनेक्ट हुआ तो उसने इल्यूजन एनहांसमेंट स्पेल एक्टिवेट किया था, जो नॉर्मली कमजोर सेंसेस को हील करने के लिए होता है, लेकिन वह इसे कॉम्बैट में यूज करता है ताकि स्पीड और रिएक्शन टाइम बढ़ सके और अपोनेंट की सेंस
सेंसेस को हाइपर स्टिम्युलेट करके उसे ऐसा महसूस कराया जाए कि 1 सेकंड असल में 100 सेकंड्स हो, जिससे पेन ब्रूटल और टॉर्चरस लगती है। इसके बाद विल मुस्कुराते हुए टीचर से आखिरी सवाल पूछता है कि क्या अब वह क्लास पास कर सकता है। जवाब मिलने से पहले ही वह उसके कंधे पकड़कर वॉर्न करता है कि हीलर के खिलाफ उसकी डिस्क्रिमिनेशन को वह पूरी तरह मिटा देगा। अभी वही हार्मलेस हीलर डीमन किंग जैसा लग रहा होता है और साफ कहता है कि उसका गोल सिर्फ अपनी क्लासेस एंजॉय करना है। अगर टीचर या उसके स्टूडेंट्स ने दोबारा डिस्टर्ब किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शाम को इंस्ट्रक्टर घबराया हुआ घूमता रहता है और सोचता है कि उसने किस मॉन्स्टर को छेड़ दिया। उसे लगता था सारे हीलिंग मेजेस वीक और सबमिसिव होते हैं, लेकिन यह लड़का टॉप टियर कॉम्बैट स्किल और मर्डरस इंटेंट रखता है। तभी उसकी मुलाकात ब्लॉन्ड पंक से होती है, जो रिजल्ट पूछता है। मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर उसे चुप करा देता है और साफ कहता है कि विल से दूर रहे। सबकी भलाई इसी में है, क्योंकि उसे हीलर को वीक समझना सबसे बड़ी गलती थी। ऑपल्पस फिर अपने पिता की धमकी देता है, लेकिन इस बार टीचर नहीं डरता और कह देता है कि जाकर डैडी से कंप्लेन कर ले। सच यह है कि अगर विल को और छेड़ा गया तो वह सबको खत्म कर देगा। कुछ दिन बीतते हैं। क्लास के बाद विल शांत रहता है, क्योंकि ब्लॉन्ड नोबल अब उससे डरता है और कोई चाल नहीं चलता। अब वह क्लासेस पर फोकस कर पाता है, लेकिन अंदर से वह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्शन को रोकना है और इसके लिए उसे और स्ट्रॉन्गर बनना होगा। हीलिंग मैजिक बॉडी एनहांसमेंट में मदद कर रही है, लेकिन वह अभी बेसिक स्ट्रेंथ तक सीमित है। इल्यूजन और सेंसरी एनहांसमेंट ऑफेंसिव मैजिक जितने वर्सेटाइल नहीं है, इसलिए उसे बिल्कुल नया फाइटिंग स्टाइल बनाना होगा। यही सोच वह असिस्टेंट प्रोफेसर वेरोनिका को बताता है और गाइडेंस मांगता है। वेरोनिका पहले उसे हेसिटेट कराती है, लेकिन फिर उसकी अब तक की अचीवमेंट्स पर उसे कांग्रेचुलेट करती है, क्योंकि एकेडमी में हीलर की चर्चा हर टीचर कर रहा है। एक हीलर टॉप क्लासेस के साथ कम्पीट कर रहा है और यह मजाक की बात नहीं है। हालांकि कुछ टीचर्स अब भी उसके प्रोग्रेस से जल रहे हैं, जो पूरी तरह एक्सपेक्टेड है। इंटरेस्टिंगली, वेरोनिका ने कभी किसी को नहीं बताया कि विल की प्रोग्रेस के पीछे वही रीजन है, और टीचर्स के बीच भी उसे ये बात कहने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बाकी टीचर्स उसे स्पेशल मानकर इग्नोर कर देते हैं। इससे विल रिलीव्ड होता है, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा ट्रबल फेस नहीं करना पड़ेगा। वो जानता है कि वो यहाँ तक सिर्फ उसकी एडवाइस से पहुंचा है और वो नहीं चाहता कि उसे किसी प्रॉब्लम में डाले। प्रोफेसर भी इसे माइंड नहीं करती, बल्कि मानती है कि वो उसकी आभारी है, क्योंकि हीलिंग मेजेस आमतौर पर अपनी थ्योरी को रियलिटी में लाने की कोशिश ही नहीं करते। इतना कहकर वो फिर से अपनी तलवार निकालती है और विल को ड्यूअल के लिए चैलेंज कर देती है, जो विल ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन वेरोनिका सच में ये देखना चाहती है कि वो अपने लेवल पर कहाँ खड़ा है। उसके हिसाब से ये उसे स्ट्रॉन्ग बनाने का फास्टेस्ट तरीका है, जबकि विल बिल्कुल रेडी नहीं होता और पैनिक कर जाता है। स्वॉर्ड्सवुमन उसे याद दिलाती है कि एनिमी वेट नहीं करता और उसी जगह से ब्लिट्स करते हुए सामने आ जाती है। वो उस पर स्लैश करने वाली होती है, जिसे विल आखिरी सेकंड में डिफ्लेक्ट कर पाता है, लेकिन हेवी अटैक्स के सामने वो मुश्किल से अपना वेपन संभाल पाता है और वेरोनिका लगातार स्लैशेस से उसे ओवरवेल्म करती रहती है। सारे बूस्ट्स और रिएक्शन स्पीड लगाने के बाद भी वो उसके साथ पेस नहीं बना पाता, क्योंकि वेरोनिका सिर्फ फास्ट नहीं बल्कि लाइटनिंग इनकारनेट है। उसकी तलवार एक स्विंग से दूसरे स्विंग में इतनी स्मूथली मूव करती है कि एंड्योरेंस फाइट में सबसे पहले टूटने वाला विल ही होता है। हेवी हिट्स सहते हुए विल समझ जाता है कि उसके पास बस एक ही मौका है अपनी लिमिट ब्रेकिंग स्पीड से उसे ऑफ गार्ड पकड़ने का। वो अपनी सारी एनर्जी एडी में भरता है और थंडरस स्पीड से आगे बढ़ता है। ये मूव वेरोनिका ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, लेकिन ब्लेड उसके चेहरे तक पहुंचने से पहले ही वो पॉइंट ब्लैंक रिएक्ट करके मैजिक स्वॉर्ड से उसका वेपन काट देती है और फाइट वहीं खत्म हो जाती है। पूरी कोशिश के बाद भी विल एलीट वॉरियर के सामने टिक नहीं पाता। फिर भी वेरोनिका एक्साइटेड होती है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि विल उसे ऐसे सरप्राइज कर पाएगा। वो बताती है कि उसने मैजिक स्वॉर्ड से काउंटर किया और अब उसे समझ आता है कि विल सिर्फ हीलिंग मेज नहीं बल्कि टॉप टियर फाइटिंग स्किल्स वाला इंसान है, जो लेडर बोर्ड के ऊपरी रैंक्स के पास खड़ा है। लेकिन हमेशा की तरह विल को अपनी प्रोग्रेस से सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती। वेरोनिका उसकी एम्बिशन और डिटर्मिनेशन को समझती है और मानती है कि एनहांसमेंट उसका फाइनल गोल नहीं है। विल एडमिट करता है कि वो अपने बॉडी लिमिटर को रिमूव करना चाहता है, लेकिन वो काफी नहीं है। आज की फाइट से एग्जाम्पल देते हुए वेरोनिका समझाती है कि तलवार सिर्फ स्विंग करने के लिए नहीं होती, बल्कि थ्रस्ट और थ्रो भी की जाती है। उसी तरह हीलिंग मैजिक के भी अलग एप्लीकेशंस होने चाहिए। विल ने इस पर काफी ब्रेनस्टॉर्म किया है, लेकिन कोई क्लियर आइडिया नहीं निकाल पाया। वेरोनिका बताती है कि उसकी सबसे बड़ी कमी रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, क्योंकि फाइट को समझने के लिए इंट्यूशन चाहिए और उसके हिसाब से सही तरह अप्लाई किया गया एक्सपीरियंस नॉलेज से ज्यादा पावरफुल होता है। फाइट के दौरान विल ने भी उसके कुछ मूव्स नोटिस किए होते हैं और उसकी एडवाइस समझते हुए वो पूछता है कि क्या उसे और मॉक बैटल्स करनी चाहिए। वेरोनिका को आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो उसे मॉन्स्टर सब्जुगेशन ट्रेनिंग मिशन रिकमेंड करती है। ये सुनकर
विल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अब उसे लाइफ एंड डेथ कॉम्बैट का रियल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। श्वार्ज़, हिलिक और ज़िलबर्न की एकेडमीज में भी ऐसा कंपटीशन होता है जहां ऑफेंसिव, डिफेंसिव और स्वॉर्ड्समैन स्टाइल स्टूडेंट्स सब्जुगेशन रिक्वेस्ट्स कंप्लीट करते हैं। हाइच हीलिंग एकेडमी में विल ने मिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन अब श्वार्ज़ एकेडमी उसे नाइटमेयर मॉन्स्टर्स से लड़ने और फ्यूचर डिस्ट्रक्शन के लिए एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा। विल अपनी पहली सब्जुगेशन मिशन के लिए रिजॉल्व बना लेता है और वेरोनिका उसे पार्टिसिपेशन कंडीशंस याद दिलाती है कि उसे सिलेक्शन एग्जाम में खुद को प्रूव करना होगा। फर्स्ट ईयर्स में एक प्रोडिजी की रूमर भी है और अब विल का नया गोल सिलेक्शन प्रोसेस में टॉप पोजीशन हासिल करना बन जाता है। वो एग्जाम डिटेल्स पूछता है जहां सिंपल रूल ये होता है कि कैंडिडेट्स आपस में फाइट करते हैं। आमतौर पर 100 लोग वॉलंटियर करते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुने जाते हैं। स्कूल के इस कांस्टेंट फाइटिंग फोकस से विल भी फेड अप होने लगता है। उसे हाइच हीलिंग एकेडमी की याद आती है जहां वॉलंटियर्स के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था और वो अपने पुराने मास्टर के बारे में सोचता है कि वो इस वक्त कैसे होंगे। वेरोनिका फिर से उस प्रोडिजी स्टूडेंट की बात करती है जिसकी एबिलिटी लेवल कुछ इंस्ट्रक्टर्स से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि विल के लिए टॉप स्पॉट लेना आसान नहीं होगा और वह सोचने लगता है कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर ने उसे कभी पर्सनली मीट किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि वेरोनिका को उससे मिलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि वह स्टूडेंट टीचर्स से बचता रहता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे वह उनसे कहीं ऊपर हो। वह क्वेश्चंस पूछने भी नहीं आता और ऊपर से वेरोनिका खुद भी इंटिमिडेटिंग है। फिर भी वेरोनिका विल से प्रॉमिस करती है कि वह एग्जाम की ट्रेनिंग में उसकी मदद करेगी। यह सुनकर विल का मूड ब्राइट हो जाता है क्योंकि उसके स्ट्रॉन्ग बनने का यही एक चांस है। फिर सिलेक्शन एग्जाम का दिन आ जाता है और विल अरीना में एंटर करते हुए सोचता है कि समय कितनी जल्दी बीत गया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसकी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। तभी किसी की आवाज उसका नाम लेती है और वह मैजिक एकेडमी अलायंस के चेयरमैन आर्नेलम होते हैं। प्रिंसिपल खुश होकर बताते हैं कि विल द्वारा हील की गई उनकी ग्रैंड डॉटर अब स्टेडली रिकवर कर रही है और वह उसे नजरअंदाज करने के लिए माफी भी मांगते हैं। विल बताता है कि शुरू में एकेडमी की चैलेंजेस मुश्किल थीं, लेकिन अब वह पूरी तरह ब्लेंड हो चुका है और सिलेक्शन एग्जाम में फर्स्ट प्लेस लेने का इरादा रखता है। यह नोबल गोल चेयरमैन को इम्प्रेस करता है, लेकिन तभी एक पार्टी पूपर इंस्ट्रक्टर आकर उसकी बात को मजाक बता देता है और कहता है कि यह हीलर उसकी क्लास को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। वही इंस्ट्रक्टर इस इवेंट का फील्ड ट्रेनिंग सुपरवाइजर बोर्ड भी होता है। दिलचस्प बात यह है कि विल उसे अपनी प्रीवियस लाइफ से जानता है जहां बोर्ड को वायोलेट लाइटनिंग कहा जाता था और ग्रेट वॉर में उसके हीरो क्लास रिजल्ट्स फेमस थे, लेकिन दोनों की कभी नहीं बनी और अब भी वही हाल है। बोर्ड दुनिया को फाइटिंग जीनियसेस से भरी बताकर विल को इंटिमिडेट करता है और खुलेआम कहता है कि हीलर के रूप में उसका जीतना इम्पॉसिबल है। विल चुप रहता है और चेयरमैन दोनों को एग्जाम में फैसला करने की सलाह देते हैं। बोर्ड दावा करता है कि असली विनर उसकी क्लास का सीरियस होगा, सीरियस ब्लू आउट। वही प्रोडिजी है जिससे विल का फर्स्ट प्लेस के लिए सामना होना तय है। क्राउड के चीयर्स के बीच कैंडिडेट्स अरीना में एंटर करते हैं। विल एरिका को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसे पार्टिसिपेट करना जरूरी है वरना उसकी अलाउंस चली जाएगी। ओपल्पस भी दूर से विल को घूर रहा होता है। चेयरमैन रूल्स बताते हैं कि फर्स्ट राउंड प्रिलिमिनरी होगा जहां 100 स्टूडेंट्स एक साथ फाइट करेंगे। जगह कम पड़ती है तो चेयरमैन अपनी पावरफुल मैजिक से सबको एक अलग डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है। विल खुद को एकेडमी के पीछे फॉरेस्ट में पाता है और एग्जाम स्टार्ट होते ही ब्रांच पर चढ़कर प्रेजेंस कंसीलमेंट स्पेल एक्टिवेट कर स्टेल्थ मोड में चला जाता है। तभी वह 3 स्टूडेंट्स को लड़ते देखता है जहां एक अर्थ गोलेम, दूसरी जायंट हैमर और तीसरी आइस मैजिक यूज करती है। विल दूसरे अटैक मेजेस की स्किल्स देखकर इम्प्रेस्ड होता है और उनसे सीखने की सोचता है। फाइट खत्म होते ही गोलेम वाला जीतता है, लेकिन सेलिब्रेशन के बीच विल पीछे से कॉन्शियसनेस ब्लॉकेड यूज करके उसे इंस्टेंटली नॉक आउट कर देता है। यह टेक्निक उसने वेरोनिका से सीखी होती है जिसमें फर्म ग्रिप जरूरी होता है। इसी बीच सोच में डूबा विल बैली एक इनकमिंग अटैक डॉज करता है और शॉर्ट डैगर्स देखकर समझ जाता है कि वही पुराना इरिटेटिंग डम्बास फिर से सामने आ गया है। इस बार लड़का अपने दोस्तों के साथ आता है और ओपस सोचता है कि विल भी बाकी छात्रों की तरह सिर्फ यह एग्जाम पास करना चाहता है, लेकिन यहाँ 3 वर्सेस 1 का नंबर एडवांटेज होता है। एल्पस नाइफ क्रिएशन मैजिक एक्टिवेट करता है। एक लाकी अपनी डैगर्स पर पॉइजन लगाता है और आखिरी लाकी शैडो क्लोन मैजिक से उन्हें और ज्यादा बढ़ा देता है। इन पॉइजन ब्लेड्स से हल्का सा छू जाना भी विल की मौत बन सकता था, इसलिए ब्लॉकिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी। दर्जनों ब्लेड्स विल की तरफ दौड़ती हैं और उसे हंट करने लगती हैं। उन्हें आते देख विल रिकवरी मैजिक से पॉइजन हील करने का विचार करता है, लेकिन बॉडी एनहांसमेंट के साथ भी इतनी सारी डैगर्स को संभालना बहुत मुश्किल लगता है। कॉर्नर हो जाने पर वह एक बिल्कुल नया मूव करता है और अचानक उसके सामने एक बैरिकेड आ जाती है जो उसे नाइफ से बचा लेती है।
अल्पस हैरान रह जाता है क्योंकि वही रॉक गोलेम अब नए मास्टर की सेवा कर रहा होता है। रिकवरी मैजिक की खास बात यह है कि उसे दूसरे लिविंग क्रीचर्स पर भी यूज किया जा सकता है। यह रॉक गोलेम कैस्टर के ब्लड से अपने आप मूव कर सकता है और भले ही वह कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स न बना सके, लेकिन हीलर अपनी स्पेल स्यूडो लाइफ इम्ब्यूमेंट से उसे आसानी से कंट्रोल कर लेता है। गोलेम स्किंदिया बोन्स ट्रियो पर हमला करता है। पहले एक लड़के के चेस्ट पर जोर से वार करता है, फिर दूसरे पर बैठ जाता है, जिससे उसकी कमर टूटने जैसी हालत हो जाती है। दो लोग खत्म होते ही तीसरा पैनिक करने लगता है, लेकिन विल उसे मिनाटो नामिकाजे की तरह ब्लिट्स करता है। उसका चेहरा पकड़कर उसे बेहोश कर देता है और फाइट खत्म हो जाती है। इसके बाद विल स्टेल्थ मोड में चला जाता है और उसका गोलेम बैटलफील्ड में आगे बढ़ता है, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट में उसकी एनहांसमेंट टेक्निक्स लिमिट बन जाती हैं। इसलिए गोलेम उसकी वीकनेस को कवर करता है और इसी तरह वह सबको सेफली ऑब्जर्व करता है। तभी अचानक एक बहुत बड़ा ट्विस्टर दिखता है, जैसे जंगल में नेचुरल डिजास्टर आ गया हो, लेकिन असल में यह एक लिटरल कमेहामेहा वेव होती है जिससे विल मुश्किल से बच पाता है। यह अटैक जमीन को बुरी तरह डैमेज कर देता है, गोलेम और बाकी छात्रों को उड़ा देता है और आसपास के सारे पेड़ गिरा देता है। दूर से विल एक लड़के को देखता है जो प्रोडिजियस स्टूडेंट है और सच में मेन कैरेक्टर जैसा लगता है। उसकी एबिलिटीज एक नजर में ही डरावनी लगती हैं। विल सोचता है कि उससे फाइट करे या नहीं, लेकिन तभी मैच को जबरदस्ती क्लोज कर दिया जाता है। हेडमास्टर सभी कैंडिडेट्स की मेहनत की सराहना करता है और प्रीलिमिनरी राउंड खत्म हो जाता है। सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स नेक्स्ट फेज में जाते हैं और असली कंपटीशन अरीना में होगी। तब तक चेयरमैन स्टूडेंट्स को रेस्ट करने की सलाह देता है और ट्रांसफर मैजिक एक्टिवेट करता है। ट्रांसफर के दौरान सीरियस नाम का बेहद सीरियस लड़का विल को घूरता है और विल को तय करना पड़ता है कि उसे एक दिन में इस आदमी को हराना होगा। दोनों गायब हो जाते हैं। घर पर विल होमवर्क करते हुए एग्जाम की स्ट्रैटेजी सोच रहा होता है, तभी उसके कमरे के बाहर ओपस और उसका लूजर गैंग फिर से आ जाता है। हीलर से बार बार हार कर वे पहले से ही गुस्से में होते हैं, लेकिन ओपल्पस एक सो लूजर है जो अपने नोबल फैमिली की प्राइड और ओमान फैमिली के ऑनर को एक लोली हीलर से बचाना चाहता है, और उसे सबसे ज्यादा डर है कि उसके पिता को यह सब पता न चल जाए। उसके दोस्त साथ देने से मना कर देते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। ओपस पैनिक होकर गुस्से में उबलता है और कहता है कि वह बिना मैजिक के भी हीलर को खत्म करने का तरीका जानता है। इसी बीच विल अपने कमरे में आराम से रहता है, तभी अजीब समय पर दरवाजे पर नॉक होती है। दरवाजा खोलते ही उसे बुरा एहसास होता है क्योंकि सामने अल्पस होता है, जो नकली नोबल एक्ट दिखाकर मीठे शब्दों में बात करता है। विल को उस पर शक होता है, लेकिन गोल्डन नोबल कहता है कि वह सिर्फ बात करने आया है और से अपनी नफरत बताता है, और यह भी कि उसने विल को एकेडमी से निकालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार विल ने यूएनओ रिवर्स कर दिया। अब ओपल्पस साफ तौर पर कह देता है कि विल एकेडमी छोड़ दे। उसकी एक्टिंग यहीं खत्म हो जाती है और विल को हैरानी होती है कि यह आदमी उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ता। ओपस खुद को नोबल फैमिली का सम्मानित मेंबर बताता है और हीलर्स को नीचा समझता है। उसका बड़ा भाई भी हीलर था जिसे लोग मजाक बनाते थे और वह बस मुस्कुरा देता था। ऑफेंसिव मेजेस को गर्व सिखाया जाता है और नॉर्मल हीलर्स को बेकार समझा जाता है। यही नोबल फैमिलीज की टीचिंग की कड़वी और टॉर्चरस रियलिटी है। ओपल्पस बातों की ताकत यानी टॉक नोजुत्सु से विल को एकेडमी छोड़ने के लिए जोर देता है, लेकिन विल साफ मना कर देता है और कहता है कि वह ऐसे ही क्विट नहीं करेगा। नोबल पहले से तैयार होता है और बताता है कि उसे विल के फैमिली के बारे में सब पता है, क्योंकि अपने सर्वेंट्स और कनेक्शन से उसे मालूम चला कि विल की एक बहन है जिससे उसका बहुत गहरा रिश्ता है, और वह धमकी देता है कि एक इशारे पर उसकी बहन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब माहौल बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और विल का शांत स्वभाव टूट जाता है। वह सीधे ओपल्पस की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और पीछे से उसका हाथ इस तरह मरोड़ देता है कि वह आसानी से टूट सकता है। विल साफ शब्दों में कहता है कि उसका फैसला पक्का है, और ओपल्पस के गिड़गिड़ाने के बावजूद उसका हाथ क्रैक हो जाता है और वह दर्द से तड़पने लगता है। नोबल फिर भी बदला लेने की बात करता है और कहता है एकेडमी उसे माफ नहीं करेगी, लेकिन वह यह भूल जाता है कि विल एक हीलर है। विल उसका हाथ ठीक करता है और फिर दोबारा तोड़ देता है। भयानक दर्द से ओपल्पस चीख उठता है, फिर हील और फिर क्रैक। यह खेल चलता रहता है और विल मजाकिया लहजे में कहता है कि उसने अपनी डिसीजन मजबूती से ले ली है और उसकी बहन को धमकाना एक ऐसी सीमा थी जिसे यह लूजर कभी पार नहीं करना चाहिए था। बार बार हाथ टूटता है जब तक ओपस की आत्मा तक टूट नहीं जाती और उसे समझ आ जाता है कि यह लड़का हीलर नहीं बल्कि मॉडर्न साटन है और वह दोबारा उससे पंगा नहीं ले सकता।
उसी रात विल उसे ऐसे विदा करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो और उसे जरा सा भी पछतावा नहीं होता, बल्कि सोने से पहले उसे अजीब सी खुशी मिली है। अगले दिन में टूर्नामेंट शुरू होता है और अरीना में लोग बेसब्री से मैच का इंतजार करते हैं। राउंड 1 क्लियर करने वाले 4 कंटेस्टेंट्स आमने सामने आते हैं, जिनमें एरिका भी होती है, जिसने विल की उम्मीदों से ज्यादा अच्छा किया क्योंकि उसने खुद को फायरवॉल्स में घेर रखा था और कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए वह बिना हिले जीत गई। लेकिन विल को लगता है कि कहानी पूरी नहीं है। एरिका उससे आराम से लड़ने को कहती है, मगर विल पूरा दम लगाता है और एरिका कहती है कि उसे हराकर वह ज्यादा बड़ा इवैल्यूएशन लेगी। लड़ाई शुरू होते ही वह तेज फायरबॉल फेंकती है, जिसे विल सामने से ब्लॉक कर लेता है क्योंकि यह सिंपल फायर स्पेल लगता है और उसकी हीलिंग मैजिक से आसानी से रिकवर हो जाता है। इसी वजह से वह एरिका को अंडर एस्टिमेट कर बैठता है, लेकिन जल्दी समझ जाता है कि यह ट्रैप है क्योंकि एरिका लगातार फायरबॉल्स फेंकती है और उसकी आग बुझती ही नहीं। उसकी फायर पावर कम है लेकिन ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है और एक्टिव रिकवरी के बावजूद बार बार डैमेज विल को चोट पहुंचा सकता है। तभी उसे याद आता है कि बेसिक ऑफेंस मैजिक एग्जाम में भी एरिका की आग चीट जैसी थी और यही वजह थी कि कोई उसके पास नहीं जा सका क्योंकि फ्लेम्स कभी बुझती नहीं थीं। उसकी आग उसकी जिद को दिखाती है और यह स्किल देखकर क्राउड का ध्यान खिंच जाता है, जो असल में विल को हारते देखना चाहता है। एरिका में एरोगेंस आ जाता है, लेकिन विल अपनी हीलिंग आउटपुट बढ़ाकर आग को खत्म कर देता है। वह फिर वही मूव दोहराती है, मगर इस बार विल जानबूझकर आग पकड़ लेता है और उसे अपनी ऑफेंस में बदल लेता है, जिससे हीलर के पंचेस अब फायर फिस्ट्स बन जाते हैं। एरिका हारने वाली होती है, तभी वह मैच फॉरफिट कर देती है और सुरक्षित बच जाती है। अनाउंसर विल को विनर घोषित करता है, लेकिन उसकी इवैल्यूएशन ज्यादा नहीं बढ़ती। क्राउड अब एरिका को फ्रॉड कहने लगता है और वह दबाव में टूट जाती है क्योंकि पूरी जिंदगी सपोर्ट रही। तभी उसका दोस्त उसे संभालता है और विल उसके जख्म हील करता है, जिससे उसे अपनापन महसूस होता है। लेकिन यह पल टूट जाता है जब प्रोफेसर बोर्ड स्टेज पर आकर आगे की कहानी की घोषणा करता है। इंस्ट्रक्टर उंगली दिखाकर हीलर की तरफ इशारा करता है और खुलेआम विल को गंदा इंसान बोल देता है। उसे इस बात का बहुत गुस्सा है कि एक ऑफेंसिव मेज ने ऐसे इंसान के सामने हार मान ली। उसकी बातें बेचारी एरिका को डरा देती हैं और विल सोचने लगता है कि क्या एक टीचर से ऐसा बिहेवियर सही है। सुपरवाइजर अपने पद का घमंड दिखाते हुए कहता है कि सच बोलना ही उसका काम है और वही असली मोटिवेशन है। जाते जाते वह साफ कर देता है कि टूर्नामेंट से सिर्फ एक ही सक्सेसफुल कैंडिडेट निकलेगा। तभी वह आदमी हीलर के पास आता है और वह है सीरियस। दोनों की थोड़ी सी बात होती है, लेकिन सीरियस बात करते वक्त उसे देखता तक नहीं। वह सिर्फ स्ट्रेंथ में विश्वास रखता है और इंस्ट्रक्टर बोर्ड की सोच से सहमत है। हीलर को इससे दिक्कत नहीं होती, लेकिन सीरियस आखिरी बात मानता है कि विल स्ट्रांग है और फिर भी वह उसे हराकर अपनी फिलॉसफी सही साबित करेगा। विल को अपनी पिछली जिंदगी से सीरियस का नाम याद आता है, एक ऐसा इंसान जिसकी ऑफेंसिव मैजिक इतनी खतरनाक है कि जो भी सामने आए राख बन जाए। अब सीरियस और विल का फाइनल मैच शुरू होने वाला है और विल समझ जाता है कि एकेडमी की असली मान्यता तभी मिलेगी जब वह इस प्रोडिजी को हराएगा। मैच शुरू होते ही सीरियस एक जबरदस्त ट्विस्ट छोड़ता है जो बहुत ज्यादा जगह घेर लेता है और विल को संभलकर डॉज करना पड़ता है। विल अपनी लिमिट ब्रेकिंग स्पीड से पलटवार करता है और बिजली जैसी रफ्तार से आगे बढ़ता है, लेकिन पास पहुंचने से पहले ही सीरियस जबरदस्त वाइंड अटैक छोड़ देता है और उसे दूर रखता है। यह हीलर के लिए बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बिना पास गए वह सही वार नहीं कर सकता। दोनों कुदरती ताकतों की टक्कर चलती रहती है। सीरियस उसकी स्पीड नोटिस करता है और हाथ उठाकर इतना तेज वाइंड ब्लास्ट मारता है कि पूरा इलाका उड़ जाता है। विल किसी तरह खड़ा रहता है और तभी वह जमीन पर हाथ रखकर एक बहुत बड़ा पेड़ उगा देता है, जिसे देखकर क्राउड में बैठी एरिका भी हीलिंग मैजिक की ताकत देखकर हैरान हो जाती है। विल को याद आता है कि उसने यह स्किल पहले वेरोनिका को दिखाई थी, जहां उसने प्लांट में लाइफ एनर्जी भरकर उसे तेजी से बढ़ाया था। उसने अटैक मैजिक के प्लांट मैनिपुलेशन के बारे में पढ़कर इसे हीलिंग मैजिक से ट्राई किया था ताकि अपनी टैक्टिक्स बदल सके। तभी अचानक मना एग्जॉशन से वह गिरने लगता है और वेरोनिका उसे संभाल लेती है। वह बताती है कि हील करना डिस्ट्रॉय करने से कहीं ज्यादा मना लेता है और हीलिंग मैजिक से अटैक मैजिक बनाना सबसे इनएफिशिएंट तरीका है। विल समझ जाता है कि इस स्किल को सिर्फ सही मौके पर ही इस्तेमाल करना होगा। वापस फाइट में सीरियस उस बड़े पेड़ को वाइंड ब्लेड से काट देता है। इससे विल को समझ आता है कि सीरियस की मैजिक कितनी बैलेंस्ड है, जहां टोर्नेडो पास आने वालों के लिए है और वाइंड ब्लेड्स सॉलिड चीजों के लिए। विल मान लेता है कि
कि सीरियस टॉप कैंडिडेट यूं ही नहीं है, लेकिन फिर भी वह और मजबूत बनने के इरादे से उसकी तरफ कूदता है। सीरियस अपने चारों तरफ टोर्नेडो बना लेता है और कहता है कि वह कभी उसके पास नहीं पहुंच सकता। जैसे ही विल टोर्नेडो को छूता है वह दूर फेंक दिया जाता है। सीरियस मुस्कुराता है, लेकिन तभी उसके कंधे में लकड़ी का टुकड़ा घुसा देख चौंक जाता है। विल बताता है कि उसने जमीन के नीचे प्लांट की जड़ों को फैलाया था क्योंकि सीरियस नीचे की रक्षा नहीं कर सकता था। दर्द में सीरियस बताता है कि वह टीचर की बात इसलिए सुनता है क्योंकि वही उसे स्ट्रॉन्ग बना सकता है। वह अपने फैमिली का सच बताता है कि वहां सिर्फ मैजिक स्ट्रेंथ मायने रखती है। स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान ही फैमिली हेड बनता है और इसी वजह से घर के अंदर दुश्मनी है, यहाँ तक कि उसका अपना पिता भी उसे सिखाने से मना करता है। टीचर ही उसके लिए पावर पाने का रास्ता है। तभी सीरियस फिर से अपनी पूरी मैजिक एनर्जी इकट्ठा करता है और क्राउड हैरान रह जाता है। एक ड्रैगन बनता है और सीरियस कहता है कि अब सब यहीं खत्म होगा। ड्रैगन को देखकर विल समझ जाता है कि यह बच्चों का खेल नहीं है और उसे एहसास होता है कि सुपीरियॉरिटी सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा चीजों से तय होती है। वंश, टैलेंट और पास्ट जैसी चीजें भी इसमें अपना रोल निभाती। इन्हीं सब वजहों से विल सीरियस से साफ कह देता है कि वह इस लड़ाई में उसे हराना चाहता है। यह अचानक सुनकर सीरियस पूरी तरह हैरान हो जाता है। तभी विल अपना हाथ जमीन पर रखता है, अपना स्पेशल सीड इस्तेमाल करने की तैयारी करता है और इद्रसिल नाम का पेड़ फिर से उगाना शुरू करता है। यह पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है और बाकी पौधों के मुकाबले कहीं ज्यादा मना खर्च करता है, लेकिन इसका फायदा यह है कि जब तक विल इसमें मना डालता रहेगा यह पेड़ बढ़ता ही रहेगा। सीरियस वाइन ब्लेड से हमला करता है और पेड़ को फिर से बीच से काट देता है, जिससे वह हवा में उड़ जाता है। लेकिन जब वह ऊपर देखता है तो जो एक टहनी उड़ रही थी वही एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुकी होती है और सीधे उसकी तरफ आ रही होती है। इस बीच विल सोचता है कि क्योंकि सीरियस की मैजिक पहले से ही वाइन ड्रैगन को संभालने में लगी है, उसके पास खुद को बचाने का समय नहीं होगा और यही सोच सही साबित होती है क्योंकि पेड़ सीरियस पर आकर गिर जाता है। ऊपर देखते हुए सीरियस विल को अपनी तरफ नाइफ ताने खड़ा देखता है और समझ जाता है कि वह हार चुका है। विल को विजेता घोषित कर दिया जाता है। भीड़ खुश होकर तालियां बजाती है क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि सीरियस हारेगा और सब प्रोटैगनिस्ट की ताकत की बात करने लगते हैं। इसके बाद विल सीरियस की तारीफ करते हुए उसे उठने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन सीरियस की आवाज में हार साफ झलकती है। विल उसे समझाने की कोशिश करता है और मानता है कि यह एक अच्छा मैच था। तभी अचानक प्रोफेसर बोर्ड वहां आता है और साफ दिखता है कि वह सीरियस से निराश है। अपनी ताकत दिखाते हुए वह सीरियस पर से पेड़ को लात मारकर हटाता है, उसे कमर से पकड़कर उठाता है और गुस्से में उसे ले जाता है, यह कहते हुए कि सीरियस की ट्रेनिंग फिर से बिल्कुल शुरू से होगी। यह सुनकर पूरी भीड़ खामोश हो जाती है क्योंकि यह बात बहुत ज्यादा चौंकाने वाली होती है। बोर्ड भीड़ की तरफ मुड़कर चिल्लाता है कि यह सबके लिए एक सबक है। गुस्से में वह यह मानने को तैयार नहीं होता कि एक हीलर ने पहला स्थान हासिल किया है। विल समझ जाता है कि बोर्ड का गुस्सा अब हद से बाहर जा रहा है। वह सीरियस का बचाव करते हुए कहता है कि उसकी ताकत काफी अच्छी थी और हारने का मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है। लेकिन जैसे ही वह आगे कुछ कहने वाला होता है, बोर्ड गुस्से में उसे चुप करा देता है। फिर बोर्ड विल की तरफ बढ़ता है और सीरियस के बचाव में कही गई बातों का मजाक उड़ाता है। वह सीरियस को एक तरफ फेंक देता है और विल को बेवकूफ कहता है, यह बोलते हुए कि लड़ाई में सिर्फ ताकत ही सही नतीजा देती है। गुस्से में डूबा हुआ वह कहता है कि हार इंसान को बेकार कचरे से बेहतर कुछ नहीं बनाती। विल को यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि बोर्ड अपने ही डिसाइपल के बारे में इतनी कठोर बातें कह रहा है। वह तर्क देता है कि हीलर होने का मतलब यह नहीं कि बोर्ड कुछ भी कह सकता है। यह सुनते ही बोर्ड की आंखों में गुस्सा भर जाता है और वह विल को तोड़ने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि हीलर की कोई खास वैल्यू नहीं होती और वह जल्द ही कमजोरों की तरफ फेंक दिया जाएगा। वह आगे विल के मना के बहुत ज्यादा खत्म हो जाने की बात करता है, जिससे विल चौंक जाता है। बोर्ड यह भी जोड़ता है कि कमजोर लोग पैरासाइट्स होते हैं जो ताकतवर लोगों की मौत का कारण बनते हैं। यह सुनकर विल को अपने पास्ट की याद आ जाती है, जहां उसे बोर्ड ने कमजोर होने की वजह से परेशान किया था। तब भी उसने खुद का बचाव किया था और कहा था कि हीलर्स अपनी मैजिक से दूसरों को सपोर्ट करते हैं। चिल्लाते हुए उसने यह साबित करने की कोशिश की थी कि दुनिया को बैलेंस बनाए रखने के लिए हीलर्स की जरूरत है, वरना इंसानियत खत्म हो जाएगी। आखिर में बोर्ड उसे छोड़ देता है और उसे याद आता है कि कैसे उसका डिसाइपल कभी फ्रंट लाइंस पर खड़ा होकर रियर गार्ड को भागने का समय देता था, लेकिन एस्केप पॉइंट पर कमजोर मॉन्स्टर्स के हाथों मारा गया था।